relation between surface tension and surface energy। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, है ना, और आगे की कंसेप्ट समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई है के बाहर? देख तो नहीं है, बंद कर दो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा, चलिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। चलो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो आपको सामने नजर आ रहा है, यू शेप का। उस पे एक आर्म है इस तरह का जो मूवेबल है, यानी ये आगे पीछे जा सकता है। मगर ये वाले जो पार्ट है ये एकदम फिक्स्ड है, ये रिजिड है, अपनी जगह से वो हिलने वाले नहीं है। चलो ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि इस पार्ट को नाम देते हैं पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। और मैं ये भी बता देता हूं कि इसका लेंथ कितना है, कैपिटल स्मॉल एल करके है। अब इमेजिन ये करो कि इस स्ट्रक्चर को आपने सोप सॉल्यूशन में डुबाया और बाहर निकाला, तो बोले उससे क्या होगा, उस पे यहां एक हल्की सी परत आ जाएगी, लेयर आ जाएगी। इस पे एक पतली सी लेयर आ जाएगी। बोले ये कैसे आती है? अरे यार वो याद है हम बबल्स बनाते हैं, वो सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबा के करते और उसमें बबल्स बाहर निकलते हैं, तो वहां पर देखते ना अपन पतली सी एक लेयर आ जाती। तो भैया यहां पर भी एक पतली सी लेयर आ जाएगी। और देखो आप जानते हैं लिक्विड एक किस तरह बिहेव करता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है वो किस तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन हमेशा क्या कोशिश करता है, सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है अपना, है ना। तो ये भी क्या करेगा, अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा, ये साजिश रचेगा। अब ये तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये वाला पार्ट भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये वाला पार्ट भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो लगेगा वो उसको इधर खींचेगा, है ना। और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे सरफेस एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा, बोले भैया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो लग रहा है इस तरफ लग रहा है, मैं आपसे पूछूंगा वो वैल्यू होगी कितनी, तो आप कहेंगे F इज इक्वल टू ट्वाइस T इंटू एल। आप बोले ये कहां से आ गया, ट्वाइस कहां से आ गया, T इंटू एल होता तो समझ में आता था, मगर यहां ट्वाइस TL आएगा। जी हाँ ट्वाइस TL आएगा, कौन बता सकता है क्यों? क्या लगता है F इक्वल टू ट्वाइस TL क्यों आया होगा? किस तरह बेटा? रॉड, हाँ जो आप बोल रहे थे ना, मगर रॉड का मसला क्या होता है, जब रॉड को पानी में से उठाते हैं, इस साइड में भी उसके लिक्विड होता है जो फोर्स लगाता है नीचे, इस साइड में भी लिक्विड होता है जो फोर्स लगाता है नीचे। तो इस साइड का लिक्विड TL फोर्स लगाया, इस साइड का लिक्विड TL फोर्स लगाया, इसीलिए कुल मिलाकर कितना हो गया था, ट्वाइस TL। मगर यहाँ तो लिक्विड सिर्फ उसके एक साइड से चिपका हुआ है, लिक्विड सिर्फ एक साइड से चिपका हुआ है ना, है कि नहीं। तो उस हिसाब से तो सिर्फ TL आना चाहिए था। अगर लिक्विड दोनों साइड होता उसके और आप उसको मूव करते आगे पीछे तो F इक्वल टू ट्वाइस TL होता, मगर लिक्विड तो सिर्फ एक साइड से चिपका हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक साइड से TL आना चाहिए था। यहाँ दो TL कैसे आ गए, कौन बताएगा भैया? कोई नहीं बता पा रहा है। सोचो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ये फॉर्मूला काहे का है, फिर से बोला वर्ड दोहराओ मेरे, ये फॉर्मूला काहे का है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये काहे का फॉर्मूला है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी सरफेस पर उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला जो फोर्स है या टेंशन है वो उसके कारण है, वो फोर्स है ना। तो बोले फिर भी ट्वाइस TL क्यों आया, क्योंकि इसके दो सरफेस है। बुलाएं दो सरफेस कैसे, अरे एक सामने से और एक पीछे से, दो सरफेस आता है ना। अब अगर बीकर में पानी लेते हैं तो तो उसका सिर्फ ऊपर का सरफेस होता है, उसका सिर्फ एक सरफेस होता है ना। मगर ये जो चीज आपने डुबा के निकाली तो उसमें ये साइड से भी एक सरफेस आया और
पीछे से, ये बोर्ड के पीछे से भी एक सरफेस होगा, बात समझ रहे क्या आप, है ना। तो ये सामने वाले तरफ से फोर्स कितना लगा होगा, T/L, पीछे वाले सरफेस पे भी फोर्स कितना लगा होगा, T/L, दोनों मिलाकर कितना हो गया होगा, ट्वाइस TL। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा खिड़की है ना, रोलिंग खिड़की, अपन दोनों हाथ से सब पकड़ के खींच रहे, एक हाथ इस साइड से गया, एक हाथ इस साइड से गया खिड़की का, और उसको अपन ऐसा खींच रहे। तो इस साइड वाला हाथ कितना फोर्स लगा रहा, TL, ये वाला फोर्स कितना लगा रहा, TL, कुल मिलाकर कितना हो गया, ट्वाइस TL। समझ में आया। इसी वजह से दो सरफेस होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ट्वाइस TL फोर्स आया। ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। मैं बोला कि भाई ये तो सरफेस एरिया कम करने के पीछे पड़ा है, मैं इसकी चाल चलने नहीं दूंगा, मैं इसका सरफेस एरिया कम होने नहीं दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। और ये एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के। और ये धीरे धीरे, याद रखो वर्ड मैंने क्या बोला, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये आगे सरका रहा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे, हल्लू हल्लू। तो भैया अब ये आगे सरकाते चला गया और उसने उसको dx डिस्टेंस तक आगे सरका दिया। उसने क्या किया, उसको dx डिस्टेंस तक आगे सरका दिया। आई के बात समझ में आपको, है ना। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये धीरे धीरे इतना जोर डाल के क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि अगर मैं इसको धीरे धीरे खींचूंगा तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपके फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में कैसा होगा, बराबर होगा। आइए ना बात समझ में। तब आप कह सकते हो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी ट्वाइस TL है। बात समझ रहे क्या आप। अगर मैंने फोर्स ज्यादा लगाया, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाया, तो जाहिर बात है तब भी उधर चला जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाओगे तो तब भी उधर आ जाएगा, मगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। तो मैंने ऐसा लाया धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, इतना आराम आराम से लेकर आया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है ना, लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से इधर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इधर का लगने वाला फोर्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा F फोर्स के। आई के बात समझ में। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि भैया वो ट्वाइस TL हो जा रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर मैं कहूँगा therefore work done by external force in displacing it through distance dx is, तो भैया एक्सटर्नल फोर्स ने उसको यहां से यहां सरकाने में कितनी मेहनत कर डाला उसका पता लगाओ। हम बोले अब भी पता लगाते हैं। वर्क डन ये रहेगा एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए वहाँ पर cos 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा उसके अंदर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मान गए। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स का तो फॉर्मूला क्या है, तो बोले एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला है ट्वाइस T इंटू L इंटू dx। अब ऐसा है कि L इंटू dx क्या होता है, तो वो होता है ट्वाइस T dA। बोले ये dA क्या हुआ, अरे भैया ये देख L ये है लेंथ, dx ये है, ये जो आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया नजर आ रहा ना, ये पहले सरफेस एरिया इतना हुआ करता था, अब तुम यहाँ तक खींच के ला लिए, तो सरफेस एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया। तो ये टुकड़ा, ये ब्लैक ब्लैक टुकड़ा, ये क्या है, तो ये बढ़ा हुआ सरफेस एरिया है, यानी ये क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये dA ये क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए वर्क डन का फॉर्मूला ट्वाइस T इंटू dA करके आ गया। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं जाऊंगा डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी पे। डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी पे मैं बोलूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी, डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी। अगर आप सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन लगाते हो
तो सरफेस एनर्जी, इसको मैं चलो ई करके लिख देता हूं अभी का, सरफेस एनर्जी इज वर्क डन टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया अपॉन डी ए। तो बोले बिल्कुल सही, मगर मैं लिखूंगा देखो यहाँ पर लिखूंगा ट्वाइस डी ए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2DA या ट्वाइस ई इंटू डी ए। फिर कौन मुझे बताएगा फिर से यहाँ 2 क्यों लगा, क्योंकि भैया यहाँ जब आपने वर्क किए उसका एरिया बढ़ा तो उसका दोनों साइड से बढ़ा, इसीलिए सरफेस एरिया दो साइड से बढ़ा, सिर्फ एक सामने थोड़ी बढ़ा, पीछे से भी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ पर 2DA लिखा हमने। ये समझा क्या बेटा? ये तुमने बोला सरफेस एरिया, ये सामने से देखोगे तो सरफेस एरिया कितना है, DA है ना। जैसे कि ये किताब है, ये नोट, ये बुक पकड़ लो, ये मैथ पकड़ो, मैथ है ना। तो अब देखो भैया ये बुक आपकी है, अगर मैं सिर्फ एरिया की बात करूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, मगर जब सरफेस एरिया की आप बात करते तो ये सरफेस एरिया अलग है, 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 ये सरफेस एरिया अलग है। आपने जब उसको खींचे और इधर आ गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। बोले ये सरफेस एरिया सामने वाला कितने का है, DA डिस्टेंस का। ये वाला सरफेस एरिया कितना है, ये भी DA, ये भी DA, ये भी DA, तो ये तो मैं कहूँगा कि भाई इसी वजह से आपने बोला इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितने का हुआ, 2DA का हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमने 1 को देखा, 2 को देखा, 1 को देखा, 2 को देखा, देखा देखा देखा, हमने बोला अरे भैया LHS दोनों का कैसा है, सेम है। तो बोले RHS को भी क्या करो, सेम करो। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखकर मुझे ख्याल आया 2DA इज इक्वल टू 2EDA। तो भैया 2 गया, 2 गया, DA गया, DA गया, बचा क्या, T इज इक्वल टू E। मतलब क्या हुआ इसका, कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों भी एक ही बात है। इट इज बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, है ना। वो एक ही कॉइन के दो अदर साइड्स है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आया बात समझ में आपको? तो बस यही प्रूव करना था। बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ये कहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में, ये पूछता है इस चीज़ को लेकर। मगर हम कहेंगे नीट में मेरा इससे क्या फ़ायदा, नीट में ये फ़ायदा कि इससे एक नया फॉर्मूला बन के सामने आया। बोले क्या, मैं बोलूँगा इन जनरल आप जानते हैं सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, DW अपॉन DA, DW अपॉन DA। तो DW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, E इंटू DA, है ना। मगर E तो किसके बराबर है, T के बराबर है, तो इसीलिए DW इज इक्वल टू T इंटू DA। मेरे पास ये एक नया फॉर्मूला सामने आ गया, DW इज इक्वल टू 2 इंटू DA, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। DA एरिया बढ़ाने के लिए जो आपको मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगी उसका फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गौर से देखो, घुर घुर के देखो अच्छे से इसको। DW इज इक्वल टू T इंटू DA लिख लो। हाँ जी, हाँ, डायरेक्शन में ऑपोजिट रहेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना रहा तो ऐसा लिखेंगे, वेक्टर EFXT इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना रहा तो। हो गया? अच्छा, लेफ्ट साइड का हो गया क्या?
हुआ? चलिए अब कुछ की पॉइंट्स लिखना है जो न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। की पॉइंट्स, वर्क डन इन फॉर्मेशन of liquid drop, work done in formation of liquid drop। तो भाई देखो, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप क्या फॉर्मूला आएगा? तो W इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए, वही है ना, डी ए को डेल्टा ए भी बोल सकते हैं। तो T इंटू A2 माइनस A1। देखो वर्ड पे गौर करो, क्या है यहाँ पे? फॉर्मेशन, मतलब वो पहले अस्तित्व में नहीं था, पहले वो वजूद में था ही नहीं, बाद में धीरे धीरे वो फॉर्म होने लगा। अगर वो पहले वजूद में था ही नहीं तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 0। बाद में बनते बनते वो लिक्विड ड्रॉप बन गया, है ना, बाद में बनते बनते वो क्या बन गया? लिक्विड ड्रॉप बन गया। मान लो उस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r था, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr²। तो इस सिचुएशन में A1 की वैल्यू तो रहेगी 0, मगर A2 की वैल्यू क्या रहेगी? 4πr²। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया? 4πr² माइनस 0। जिसको अच्छे से लिखना रहा तो क्या लिखेंगे? 4πr² इंटू टी, है ना, 4πr² इंटू टी। क्या चीज? हाँ हाँ बता रहा हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पानी में अपने फिंगर्स डाल के मैं इसको इस तरह से बाहर निकालता हूँ। मेरे फिंगर पे यहाँ पर पूरा पानी लगा होगा और यहाँ हल्का सा एकदम बारीक सा पॉइंट पहले जनरेट होगा, धीरे धीरे पानी ये नीचे उतरता जाएगा और यहाँ पर एक फॉर्मेशन होगा काय का? लिक्विड ड्रॉप का। फिर एक वक्त आएगा कि जब पानी का वजन, बूंद का वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो बहुत नीचे गिर जाता। मगर मैं बोलूँगा उसको फॉर्मेशन पे गौर करो। जब तुमने निकाले, पानी में डाल के उंगली को निकालते से ड्रॉप बन गया था क्या? नहीं, कुछ थोड़ी देर के बाद बना। थोड़ी देर बोले तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा लग गया था, अरे कुछ सेकंड्स के बाद बना। मगर मैं बोलूँगा यार एकदम वक्त को स्लो मोशन में देखो, तो आप बोलेंगे विद इन नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड बन गया था क्या? नहीं यार, अभी तो बनना चालू हुआ था। तो पहले सरफेस एरिया कितना होगा? 0। धीरे 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 उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला गया होगा और मान लो उसका रेडियस कहाँ तक पहुँच गया? स्मॉल r तक। तो भाई हमारे पास तो बेसिक फॉर्मूला क्या वर्क डन का? अभी वहाँ पर लिखा हुआ है T इंटू डी ए। डी ए मतलब चेंज इन एरिया, डी ए का मतलब है स्मॉल एरिया, स्मॉल चेंज इन एरिया। डेल्टा ए का मतलब होता है लार्ज चेंज इन सरफेस एरिया। तो भैया डेल्टा ए को क्या लिख सकता हूँ? A2 माइनस A1। A1 बोले तो इनिशियल सरफेस एरिया, बोले पहले तो ड्रॉप का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था तो कितना होगा? 0। बाद में फॉर्मेशन हो चुका था तो इसका एरिया कितना आएगा? 4πr²। बस वही वैल्यू डाल दिया अपन ने, आ गया, है ना। अब चलो आगे, सेकेंड, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया नहीं, रेडियस लेता हूं, रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम R1 to R2। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम R1 to R2, मतलब साफ साफ कहने का भैया तुम्हारा ड्रॉप का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका था मगर रेडियस उसका छोटा था। कितना रेडियस था? सिर्फ R1 रेडियस था, है ना। जैसे मैं बोलूँगा वही वापस से हम उस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। मैंने पानी में उंगली डाला, बाहर निकाला, मैंने देखा ड्रॉप का फॉर्मेशन हो गया, छोटा सा ड्रॉप बना था। भैया तेरा रेडियस क्या था? उसने बोला R1। धीरे धीरे वो रेडियस ड्रॉप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया।
अब तेरा रेडियस क्या है? तो बोले R2। तो ये R1 से R2 पे आना तेरे लिए मजाक था क्या, आसान बात थी क्या? तो बोले नहीं नहीं, इसके लिए मुझे बहुत वर्क करना पड़ा, बल्कि मेरे को तो साजिश चल रही थी मुझे सरफेस एरिया को कम करने की, और मैंने तो क्या करा, मेहनत करके सरफेस एरिया को बढ़ाया। तो बता तेरी मेहनत कितनी है ना? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अरे ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं बोलूँगा, फिर से बोलूँगा, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? देखो डेल्टा डब्ल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि आप इस प्रोसेस में हैं। तो डेल्टा ए यानी कि क्या आएगा, A2 माइनस A1। ओके, मान गया। A1 कितना है? बोले 4 पाई R1 का स्क्वायर, और A2 कितना है? 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दो तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन के निकलेगा? तो वो निकलेगा 4 पाई इंटू टी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन सरफेस एरिया। 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर। आया समझ में? करला का। चलो आगे, चलो अगला कौन बताएगा मुझे, मैं देखता हूं आप में से कौन इतना इंटेलिजेंट, होनहार, शक्तिमान है जो अगला वाला मुझे फॉर्मूला बना के दिखाएगा। देखते हैं। तीसरा, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। जस्ट बबल बोले तो भी चलेगा, एयर बबल मत बोलो। बबल, बबल, बबल में और ड्रॉप में क्या फ़र्क होता है? ड्रॉप के अंदर पानी है, बबल के अंदर एयर है। तो अब बताओ कि आपका वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल क्या होगा? बोलो 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 बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? जोर से बोल, कॉन्फिडेंट रहो अपने जवाबों पे, जोर से बोल, मैंने सुना ही नहीं। फाइनल आंसर क्या होगा? हाँ फिर से बोल। अरे इतना चिल्लर है, उसको लिखना पड़ता क्या? देख कर ही बोलना फटाफट। 4 का डबल क्या होगा? तो बोलना 8 पाई आर स्क्वायर टी। अरे ये कैसा? अभी अभी बोला। ड्रॉप में और बबल में फ़र्क क्या है? ड्रॉप का सिर्फ बाहर हवा होती है, अंदर पूरा पानी होता है ना? ड्रॉप में पानी के बूंद, ठंडा ठंडा पानी, फ्रिज में का पानी, ठंडे मटके में का पानी, है ना? तो उसके सिर्फ बाहर सरफेस होता है, अंदर क्या होता है? पानी, है ना? बबल में क्या होता है? बाहर हवा है यानी सरफेस है, अंदर भी हवा है यानी कि सरफेस है। बाहर भी सरफेस, अंदर भी सरफेस, यानी दो सरफेस और 2 सरफेस एरिया। बाहर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर का भी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना हो गया वो? 8 पाई आर स्क्वायर। तो भैया बबल के मामले में सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मतलब ये हुआ, बबल में अगर फिर से ये फॉर्मूला लगाया जाए, T इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो A1 जो है 0 रहेगा और A2 जो रहेगा वो 8 पाई आर स्क्वायर रहेगा, जिसके कारण वर्क डन का फॉर्मूला 8 पाई आर स्क्वायर टी हो जाएगा। वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ बबल क्या हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। आया समझ में? अरे समझा कि नहीं समझा? की पॉइंट नंबर 1 हो चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलो शायद चौथा आप सभी लोग बता देंगे। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप नहीं रे,
बबल फ्रॉम R1 टू R2। हाँ बोलो क्या आएगा? हाँ वेरी गुड। ये तो चलो डायरेक्ट लिख देंगे अपन। तो इसका फॉर्मूला रहेगा 8 पाई टी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। 8 पाई टी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। जाने दो। 8 पाई टी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड to split a drop of radius capital R into in identical droplets। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा एक डेरिवेशन करके दिखाने वाला हूँ, मगर मैं आपको राय दूंगा कि आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आखिरी में एक शॉर्टकट फार्मूला आएगा। वो शॉर्टकट फार्मूला याद रख के सॉल्व करना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप गूगल पे या दूसरे पे देखेंगे तो ज़्यादातर आपको पूरी प्रोसीजर बताएगा उसके अंदर हो सॉल्व करने की, मगर इतना लंबा चौड़ा मत जाना। देखो कैसे, मान लो कि मेरे पास एक बड़ा सा ड्रॉप था जिसका रेडियस कैपिटल R था। आप संभाल संभाल के उस ड्रॉप को लेके जा रहे थे और वो आपके हाथ से गिर गया और वो छोटे छोटे कई सारे ड्रॉपलेट्स में बिखर गया। तो ये कई सारे ड्रॉपलेट्स छोटे ड्रॉपलेट्स में बिखर गया। हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस R था। कैसे बताओ रे रेडियस, समझ जाओ। R का रेडियस है छोटा, और ऐसे कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, करते ये n ड्रॉपलेट्स हैं। कितने हैं? n ड्रॉपलेट्स हैं। तो ऐसा है कि इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी, कितनी एनर्जी खर्च होगी, वो हमें पता लगाना है। बोले कैसे पता लगाएंगे? अरे बहुत आसान है यार। क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू A2 माइनस A1। मैं पूछूंगा अच्छा बेटा बता A1 कितना है? तो बोलेगा A1 इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। फिर मैं पूछूंगा A2 कितना है, और A2 बोलेंगे आप, बोले एक ड्रॉप का रेडियस कितना है? तो बोले स्मॉल r। तो एक ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या रहेगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ऐसे कितने ड्रॉप्स है? n है। तो पूरे n ड्रॉपलेट्स का एरिया क्या रहेगा? n मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, है ना? ठीक है, मान लिया कि ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा। फिर आपने मेरे को राय दी कि सर आप एक काम करो, ये A2 A1 की वैल्यू ना फॉर्मूले में डाल दो। अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगा। फिर मैं बोलूँगा अच्छा देखो W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन गया? T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 4 n मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर।
ओ भैया इसमें से स्मॉल आर सॉरी 4 पाई है ना, उसको कॉमन निकाल लो। ठीक है भाई, 4 पाई को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो गया 4 पाई कैपिटल टी आर स्क्वायर माइनस एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ बोले हो गया मामला, मगर एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? इससे रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको सिर्फ कैपिटल आर की वैल्यू देगा, स्मॉल आर की तो वैल्यू नहीं देगा। बोले फिर अब कैसा? अटक गए। तो बोले भैया स्मॉल आर तो चाहिए मुझे, नहीं तो कम से कम स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्म में बताओ कि स्मॉल आर का रिश्ता क्या है कैपिटल आर के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्म में कैसे बताएंगे? अच्छा एक बात बता, सोचो, वो जो मान लो मेरे हाथ में पानी का ड्रॉप था, ये पानी था 1 लीटर का, पानी कितना था? 1 लीटर का, और वो हाथ से छूटा। इमेजिन करो, सब इमेजिन करो, रियलिटी में होता ही ऐसा कि हाथ में पानी का ड्रॉप लेके घूम रहा मैं, है ना, और छूटने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा, वो तो फैल जाता। मत इमेजिन करो। अच्छा चलो तुमको वो इमेजिन नहीं हो रहा, मर्क्यूरी का ड्रॉप समझ लो ना, मर्क्यूरी तो होता ना वैसा, मर्क्यूरी मालूम ना, मर्क्यूरी पारा, तो मर्क्यूरी का बड़ा सा ड्रॉप है, आप उसको लेके जा रहे हैं अद्दर अद्दर, है ना। ये मैं बोलूँगा मर्क्यूरी कितना, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम आप बोलेंगे 1 लीटर, छोड़िए हाथ से, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बिखर गया। मैं बोलूँगा सभी ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर ही रहेगा। अरे वॉल्यूम बदलता क्या? हाँ पता नहीं वॉल्यूम बदलता कि नहीं। अरे तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग इतना नहीं चल रहा तो मैं तुमको थोड़ा और आसान करके देता हूँ। मान ले ये मर्क्यूरी का ड्रॉप 1 किलो का था। कितने का था? 1 किलो का। मास तो समझता ना, 1 किलो का ड्रॉप था, हाथ से छूटा बिखर गया। ऐसे 100 ड्रॉपलेट्स के अंदर बिखरा हुआ नजर आ रहा। कितने? 100। मैं 100 ड्रॉप को उठा के एक जगह जमा करूँगा, है ना, एक एक जगह आजू बाजू रखूँगा। अब सबको जमा करने के बाद मुझे एक बात बता, उसका वजन कितना भरेगा? 1 किलो ही भरेगा। ये तो समझा ना, है कि नहीं? तो चलो अल्लाह का करम है कि आपको समझ में आ गया। तो मैं बोलूँगा इनिशियल मास इज इक्वल्स टू फाइनल मास, इनिशियल मास इज इक्वल्स टू फाइनल मास। अच्छा मटेरियल बदल गया था क्या? मर्क्यूरी ने अपना रूप बदल दिया था क्या टूटते से? नहीं ना, मर्क्यूरी मर्क्यूरी था ना। मास को क्या लिख सकते? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू V1 इज इक्वल्स टू रो इंटू V2। बोले रो के साथ 1 और 2 क्यों नहीं लगाए? क्योंकि रो तब बदलता है जब मटेरियल बदलता है, और मटेरियल बदला नहीं, तो इसीलिए रो कट जाएगा। तो बचेगा क्या फिर? V1 इक्वल्स टू V2। मतलब ऐसा हुआ उसके टूट के बिखरने के बाद ना उसका मास बदला ना उसका वॉल्यूम बदला। जो वॉल्यूम एक बड़े से ड्रॉप का था वही वॉल्यूम उन n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स का है। ये समझ में आ रहा क्या? जो वॉल्यूम एक बड़े से ड्रॉप का था वही वॉल्यूम उन n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स का है। तो भैया इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बढ़ाते हैं आगे कहानी को। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ कि देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। बोले ओके। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम क्या रहेगा? शेप कैसा है? स्फेरिकल। तो वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके ठीक है। वॉल्यूम ऑफ n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है ना। अच्छा ठीक है। अब क्या? 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल। अच्छा ठीक है, फिर बचा क्या? r क्यूब इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, है ना, है कि? अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं इसका क्यूब रूट ले लूँगा। क्या ले लूँगा? क्यूब रूट। तो इंटू स्मॉल r ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता ना भैया? ठीक है। तो स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं आप? कैपिटल R अपॉन n का पावर 1/3। कैपिटल R इंटू n का पावर 1/3। ठीक है। अब क्या करोगे आप? ये वैल्यू डाल दोगे उस इक्वेशन में। इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं लिखूंगा आगे, देयरफॉर फ्रॉम 1
आप लिखेंगे W इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल T, 4 पाई कैपिटल T, R1 कैपिटल R का स्क्वायर माइनस N, स्मॉल r के जगह डालो वो कैपिटल R, N का पावर 1/3 उसका होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, डाल दिए। अब क्या हुआ, देखो उसका स्क्वायर कर दो। चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो हम करने का नहीं सोच रहे थे। 4 पाई ये आर स्क्वायर जैसी की वैसी, ये आर स्क्वायर, ये हो गया n का पावर 2/3। कई गधे लोग सोच रहे होंगे ये 1/3 2/3 कैसे बन गया। अरे भाई n का पावर 1/3 उसका स्क्वायर है ना, तो n का पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो n का पावर 2/3 होता है ना भाई। इंडाइसेस पढ़ो, इसीलिए बोलते पहले दिन से क्लास अटेंड किया करो, है ना। पूरा घूम घाम के, ननियाल ददियाल सब घूम घाम के आते, है ना, फिर समझता नहीं कुछ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब आर स्क्वायर को निकालो बाहर। चल भाई आप बोल रहे हैं तो निकाल लेते हैं, नहीं तो कौन इतनी मेहनत करे पहले रोज़े में। तो 4 पाई आर स्क्वायर टी निकल गया, यहाँ 1 माइनस n का पावर 2/3। अच्छा, बोले अब क्या करेंगे, अरे इन दोनों को क्या करो, इसके पावर को माइनस करो। बोले क्यों, घर की कहती है। अरे डिवीजन में जब भी कोई चीज़ होता है तो अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो n का पावर 1 माइनस 2/3 क्या होगा ज़रा बताएंगे। 3 1 3, 3 माइनस 2, n का पावर 1/3 है ना। तो n का पावर 1/3 आएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, इसमें n का पावर 1/3 आ जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर T 1 माइनस n का पावर 1/3 एंड दिस इज इट। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। आपको जो भी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दिए होंगे, उसने बोला 1000 ड्रॉपलेट्स थे, उसने बोला 10 का पावर 6 ड्रॉपलेट्स थे, उसने बोला 125 ड्रॉपलेट्स थे। हमेशा नंबर ऐसे दिए रहेंगे कि जिसका क्यूब रूट आप आसानी से ले सकते हो। वो बोलेगा 8 ड्रॉपलेट्स हैं, वो बोलेगा 64 ड्रॉपलेट्स है। ये सारे नंबर्स मैंने जो बोला उसका क्यूब रूट तुम आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, 10 के पावर 6 का क्यूब रूट 100 होता है, 100 होता है ना। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 64 का 4 होता है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे आएंगे जिनका क्यूब रूट तुम आसानी से निकाल सकते हो। और अगर ऐसा कोई नंबर नहीं आया तो तौबा करो, है ना, क्योंकि फिर तुमको लॉग बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, फिर लॉग बुक का यूज़ करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आया आपका फाइनल फॉर्मूला, अच्छे से देख लो। अब आप बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो आप ये पूरा ऐसा जाके ऐसा आना पसंद करोगे या फिर डायरेक्ट ये करना पसंद करोगे, है ना। अगर आप फिर भी इतना दूर से जाके आना चाहते हो तो ये आपको गधापन, आपका मुबारक, है ना। तो भाई ऐसा है, ऐसा मत करो, इसको याद कर लो, फायदे में रहोगे। क्या फॉर्मूला है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर T 1 माइनस n का पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, है कि नहीं। लिख लो, A2 की वैल्यू क्या लिया मैंने। अरे हाँ, मैंने फॉर्मूले को उल्टा कर डाला। A2 माइनस A1 होना ना, वो वही n रेज़ टू पावर 1/3 उधर आना चाहिए। तो ये होगा, देख है, इसको बोलते पार की नज़र। तुम लोग तो बस लिख रहे, बस लोग। और फिर उसके बाद R स्क्वायर n का पावर 2/3 माइनस R स्क्वायर, और बाद निकला n का पावर 2/3 माइनस 1, n का पावर 1/3 माइनस, जब ये सीक्वेंस आपको याद आएगा, n का पावर 1/3 माइनस 1। अब अगर पहले तो बताना आपको आईडी, चले आखिरी में ना तुम्हारे चैनल पर अवार्ड देंगे, आईडी नंबर 1, है ना, हमेशा कहीं तुम होने वाला अवार्ड है। तो तुम पूछा थोड़ा तुमको मिलेंगे, तो तुम लिया क्यों भाई। अपने
बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप से कन्वर्ट किए थे, अगला टॉपिक आया छोटे ड्रॉप को बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट करना है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो नहीं नहीं इस बार स्मॉल आर दिया रहेगा। आइडेंटिकल रॉकेट्स क्या फॉर्मूला वो, splitting the 4 pi capital R square T in raised to power 1 by 3 minus 1, 4 pi capital R square T in raised to power, चलो 6 1 bound or energy released when an identical droplets of radius small r combined, इसको एक और वर्ड हुआ जाता है coalesce to form a bigger drop। इस बार मैं स्मॉल आर दिया रहेगा, ड्रॉप साइज दिया रहेगा। तो देखते हैं आपने से इसको बना पाता है क्या फॉर्मूला को। चलिए आपको फॉर्मूला बना दिखाओ, सिर्फ एक मामूली सा बताओ। इस बार एरिया आपका A1 ये रहेगा, पहले ये ना छोटे ड्रॉप्स, और एरिया A2 ये रहेगा। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया रहेगा, पिछली बार क्वेश्चन में क्या था कैपिटल आर, तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल आर था तो आपने स्मॉल आर का रिप्लेसमेंट मारे थे। आप बोलते स्मॉल आर को क्या लिख सकते, बोले ये लिख सकते है ना, तो उसकी जगह पे तुम ये वैल्यू लेते तो कैपिटल आर का रिप्लेसमेंट मारेगा। तो वो ये फॉर्मूला अपना तरीका ये रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। आप यहाँ लिखेंगे कि कैपिटल आर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और तो फ्लैट और राइट वाला आगे देखो कॉर्नर से थोड़ा मार राइट राइट हां कोलेस COALESCE उसकी मीनिंग होगा माइंड कोलेस। तो देखते कौन आता है फटाफट से, छोटा सा फर्क है। इस बार A1 का रहेगा, इस बार A1 रहेगा n मल्टीप्लाई 4 पाई आसपास स्मॉल आसपास, और A2 क्या रहेगा, A2 रहेगा आपका 4 पाई कैपिटल आसपास। फिर आप आ करेंगे A2 माइनस A1 जो पिछली बार परसेंट को गलत चलेगा बॉस। ट्राई करो मदर, ट्राई एंड ट्राई until you fail, then you again try, then you again fail, then you again try, then you again fail, then you again try, then you succeed। नहीं ऐसा नहीं आता। आंसर किसी का सीक्वेंस थोड़ा सा पड़ गया बस। n minus n power 2 है गुड। A2 कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई निकला आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्क्वायर। फिर से यही रिलेशन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक ना जाके यहीं साइड बढ़ जाऊंगा। अब मैं कैपिटल आर की जगह रिप्लेस करूंगा ये, सही है हाँ। तो फिर n का माइनस n पावर 2 बच गया ना, n का 2/3 कैसे आएगा। हाँ तो फिर मैं डालूंगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल T n का पावर 1/3 और स्मॉल r उसका स्क्वायर माइनस n इंटू स्मॉल r स्क्वायर। फिर से बात वर्क डन इज इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर निकालो बाहर, फिर ये हो जाएगा n का पावर 2/3 माइनस n। मगर मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, तो सर ये अभी आप बता रहे तो सही लगा। कौन बताएगा कि मैंने यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, माइनस साइन नहीं क्यों लगाया, क्या हो सकता है माइनस साइन आएगा। दो चीज़ों से पहचान सकते हैं आप। पहला तो उसने बोला एनर्जी रिलीज, जब भी एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। दूसरा बात ये है कि आपको असल में जो फॉर्मूला है यहाँ पर A1 माइनस A2 लेना चाहिए। क्यों ऐसे, क्योंकि सरफेस एरिया पहले बड़ा था बाद में कम हो गया। कैसे देखो ये तो इमेजिन करो, ये दो हफ्ते इमेजिन को ड्रॉप में दे दिए। अब देखो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक जो पार्ट है सरफेस एरिया बन गया इसका। जब ये कंबाइन था तब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, या जब खोल दिया मैंने तब सरफेस एरिया ज़्यादा है। देख कैसे बताओ, ये यहाँ से हाथ जो है पूरा मेरी पूरा क्लोज हो जाता है ना। तुम देखेंगे सरफेस एरिया बाहर है, जैसे कि अगर मैं कहूँगा दो बुक्स को मैनेज करेगा, ठीक है। अब ये दो बुक्स को मैंने जोड़ दिया है ना। अब मैं बोला इसका सरफेस एरिया क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला बल वाला पीछे वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना। तो A1 प्लस A2 ये सब इसलिए सरफेस एरिया पहले इतना है ना।
ठीक है, अब इनको मैंने अलग अलग कर दिया। अब बताओ दोनों का मिलाकर सरफेस एरिया बढ़ गया पहले से कि कम हो गया? बढ़ गया ना पूरा सरफेस एरिया। अब हमारा ये तो सही वाला, अब तुम ये अंदर वाले पार्ट को भी कैलकुलेट करोगे ना, ये भूल गया ना, ये इसको दबा देना, ये सरफेस की सरफेस बन गया ना। अब अलग होने में सरफेस एरिया बढ़ता है और आपके जॉइंट होने में सरफेस एरिया कम होता है। मतलब पहले का तो अलग अलग था, सरफेस एरिया ज्यादा था, जब जॉइंट हो गया तो सरफेस एरिया कम हो गया, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2। और आप बड़े में छोटा माइनस करते हैं तो होना ये A1 माइनस A2 है ना, या माइनस साइन से लगाते हैं क्योंकि भाई इससे हम माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जॉइन होने के बाद इनका सरफेस एरिया कम होने वाला है। ये साइन इंडिकेट करता है कि जॉइन होने के बाद इनका सरफेस एरिया कम होने वाला है, समझा है आपको? तो जॉइन होने के बाद सरफेस एरिया कम होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। और फिर मैं जा रहा हूं कैलकुलेट करते करते आखिर में मैं माइनस साइन अंदर भेजूंगा, तो मैं माइनस साइन को अंदर भेजूंगा तो ये फार्मूला अपना पूरा फॉर्मेशन चेंज कर देगा। अब ये ऐसा बन जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर n माइनस n का पावर 2/3 एंड दिस इज इट। अब ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट हो चुका होगा आपका। देखना ये ऐसा खत्म। क्या है क्या ठीक ये कहीं इधर करना हां क्यों कर रही सर हां आ रही है तो इधर 2 टाइम काम मजा कर रहे थोड़ा सा लिखो नेक्स्ट मिनट समझिए ना कैलकुलेट हाँ वर्क डन। मेहनत को कैलकुलेट करो, किसकी मेहनत, वो ना जो पीछे बातें कर रहा है वो बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। डूइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन, the surface tension of soap solution is 2.5 into 10 raised to power minus 2 Newton per meter. समझत समझना क्या रहेगा सर? सोप बबल फॉर्मेशन का वर्क क्या रहेगा? 8 पाई r स्क्वायर t 8 पाई रेडियस स्क्वायर यानी 1 into 10 to the minus 2 स्क्वायर 10 to the minus 4 और 10 to the minus 2 8 2.5 into 10 to the minus 2 मतलब कितना हो जाएगा? 8 multiplied 5 कितना हो जाएगा? 20 है ना, 20 पाई into 10 to the power minus 6 जूल, यानी कि ये हो जाएगा 62.8 into 10 to the power minus 6 जूल। दिस इज द आंसर। वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। Next question. Calculate the work done. Calculate the work done. काहेगा वर्क डन भाई? Calculate the work done against surface tension. Against surface tension in blowing a soap bubble from radius 10 centimeter to 20 centimeter. If the surface tension of soap solution is 25 into 10 raised to the power minus 3 Newton per meter. If surface tension of soap solution is 25 into 10 raised to the power minus 3 Newton per meter. तो इस बार रेडियस बढ़ाना है आपको 10 सेंटीमीटर से इसको 20 सेंटीमीटर बढ़ाना है। R1 equals 10 सेंटीमीटर 10 into 10 का पावर -2 मीटर। R2 is equals to 20 सेंटीमीटर 20 into 10 का पावर -2 मीटर। सरफेस टेंशन कितना हुआ 25 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल सही बन जाएगा। अब आगे क्या? अब आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू 8 पाई t R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर 8 पाई t ठीक है 25 into 10 to the power -3 R2 का स्क्वायर मतलब क्या 400 into 10 to the power -4 400 into 10 का पावर -4 या -4 बाहर निकालना कॉमन है जो हो जाएगा 100 10 का पावर -4 कॉमन 25 into 8 कितना होता है 20 सॉरी 200 200 पाई 10 to the power -3 और ये हो जाएगा कितना 730 into 10 to the power -4। अब ये -4 1 2 3 4 से कैंसिल तो ये हो जाएगा 6 पाई into 10 to the power -3 जूल। ये पावर हो सकते हैं t आपका 25 into 10 to the power -3 R2 20 10 to the power -2 उसका कोऑर्डिनेट 10 to the power -4 100 into 10 to the power -4 फिर उसके बाद 0 0 0 4 0 इधर से कल 14 कैंसिल
6 पाई इंटू 10 पावर -3 सही 6 पाई इंटू 10 पावर -3 सही है 6 पाई इंटू 10 पावर -3 देखो एक प्रॉब्लम आपने ये लिखा अगर फॉर्मेशन करना है एयर बबल का तो बबल कितना करना पड़ेगा एक प्रॉब्लम आपने ये लिखा जब एयर बबल का रेडियस बढ़ाना है तो उसके कितना करना पड़ेगा A water drop of radius 1 millimeter is split into 10 raised to power 6 identical droplets. Surface tension of water is 72 dynes per centimeter. आप लोग find the energy spent in this process. भैया देखो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं एक बड़ा ड्रॉप है बड़े से ड्रॉप का रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं 10 raised to power 6 आइडियल ड्रॉपलेट्स सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना है 72 टाइम्स पर सेंटीमीटर है सब चीज़ में है लिमिट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया यही चीज़ में है सब देखा तो तोड़ना है तोड़ने का फॉर्मूला क्या है n का पावर 1/3 -1 है तो बोला इस बस 4 5 रेडियस का यानी 0.1 का सेट यानी n का पावर -2 हो जाएगा है ना कभी 0.1 को क्या लिखते हैं 10 का पावर -1 लिखते हैं ना और r का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर 10 का पावर ठीक बात है 72 टाइम्स पर सेंटीमीटर अब n का पावर 1/3 एंड 10 का 6 का पावर 1/3 10 का 6 का पावर 1/3 -1 तो ये क्या होता है मैं बोलना पहले 4 तो 72 से मल्टीप्लाई करो कितना 72 मल्टीप्लाई होता है तो बोला 8 4 7 जा होता है 4 7 28 28 तो 88 5 10 का पावर -2 ये हो जाएगा 100 -1 बोलिए ये कैसे हो गया अरे भैया 10 का 6 मल्टीप्लाई 1/3 ये 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 10 का पावर बन जाएगा 100 -1 अगर 99 को मल्टीप्लाई करो 288 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 99 10 का पावर -2 देखो फाइनल आंसर क्या था क्या फाइनल आंसर 288 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 99 into 10 to the power -2 तो क्या आंसर आएगा आया कुछ इससे टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क तो थोड़ा क्वेश्चन डाल रहा हूं कल जिसका आंसर सही होगा सॉल्व करिए वाली की लगता है वाली की या फिर समर वेकेशन अराउंड 5 to 6 days बस और क्यों ना 56 days के बाद समर 15 दिन का समर वेकेशन हाँ 8 9 दिसंबर का रोटी पीछे लगा तीनों मिलता है ना बोला ना काम हो गया फिर बोलो कितना 5 to 7 6 8 कितना है नंबर तो 3.14 कैसे मिलेगी ना 5 है ना 2 मिनट 10 पावर -2 -2 बाद में आप सॉल्व करेंगे चेक करो ये चेक करो सही है चेक करो बाकी मैं आपको कर लूँगा ओह तो बोला नहीं